हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ सोलमेट्स आर नॉट जस्ट लवर्स भाग 3। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दीपक और सांश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को एहसास हुआ कि दोनों ही एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन अगले ही पल दोनों ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और सांश ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे पति ऐसे बिल्कुल नहीं है और मेरी वाइफ भी ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप अभी इस वक्त उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखिए, समझे आप? दीपक ने इस बार थोड़ा तेज आवाज में कहा। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। दोबारा ऐसे बात की तो उठाकर अंदर कर दूंगा, समझे? इंस्पेक्टर ने अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा। सॉरी, मैं अपनी वाइफ को लेकर थोड़ा परेशान हूं इसलिए, दीपक ने धीमी आवाज में कहा। कांस्टेबल, इनकी रिपोर्ट लिखो, इंस्पेक्टर ने कहा और वहां से चला गया। दीपक और सांश दोनों कांस्टेबल की तरफ चले आए और अपनी अपनी रिपोर्ट लिखवाने लगे। रिपोर्ट लिखवाने के बाद सांश बाहर चली आई। उसने एक बार फिर रवि को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। रात के 9 बज चुके थे और इस वक्त रोड पर ऑटो मिलना भी मुश्किल था। सांश सड़क किनारे खड़े ऑटो का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद दीपक भी चला आया और सांस से कुछ दूरी बनाकर खड़े हो गया। ऑटो का इंतजार करने लगा। उसने एक नजर सांस को देखा। सांस के चेहरे पर आए परेशानी के भावों को दीपक साफ देख पा रहा था, लेकिन इस वक्त सांस से बात करके वह उसे असहज करना नहीं चाहता था। दीपक सांस से पहले खड़ा था, इसलिए एक ऑटो आकर रुका और दीपक उसमें आ बैठा। ऑटो सांस के सामने रुका। सांस ने दीपक को बैठे देखा तो सोच में पड़ गई कि उसके साथ जाए या ना जाए। सांस को सोच में डूबा देखकर दीपक ने कहा, इतनी रात में आपको दूसरा ऑटो शायद ही मिलेगा, आप चाहे तो बैठ सकती हैं। सांस ने अपनी घड़ी में समय देखा। इस वक्त ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल था। वह आकर ऑटो में बैठ गई। सांस को किसी तरह की असहजता ना हो, इसलिए दीपक पहले ही थोड़ा साइड खिसक कर बैठ गया। उसने ऑटो ड्राइवर से कहा, भैया पहले इनके रूट की तरफ ले लीजिए। ठीक है, कहते हुए ऑटो वाले ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। सांस उदास से बाहर देख रही थी। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। दीपक भी अपनी साइड से बाहर देख रहा था। कुछ देर बाद उसने सांस की तरफ देखा तो नजर उसके गले में पड़े मंगलसूत्र पर चली गई, जिसे सांस ने अपने हाथों से थाम रखा था और परेशान हो रही थी। उसे देखते हुए दीपक ने मन ही मन खुद से कहा, काश चांदनी भी मेरे लिए इतना परेशान होती। अगले ही पल दीपक को एहसास हुआ कि उसे सांस को इस तरह से घूरना नहीं चाहिए, तो उसने धीरे से खुद से कहा, परेशान मत होइए, आपके पति जल्दी घर आ जाएंगे। कहते हुए सांस ने अपने हाथ में पकड़े मंगलसूत्र को छोड़ दिया। कुछ देर बाद ही ऑटो सांस के घर से कुछ दूर आकर रुका। सांस ऑटो से उतरी और किराया देना चाहा, तो दीपक ने कहा, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, मैं इस तरह से आपकी मदद नहीं ले सकती, इन्हें रख लीजिए प्लीज, सांस ने कहते हुए रुपए ऑटो ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिए। दीपक को सांस का स्वाभिमानी होना अच्छा लगा। उसने इस बार मना नहीं किया। सांस वहां से चली गई। दीपक ने ऑटो वाले को रुकने को कहा। वह तब तक वहीं रुका रहा जब तक सांस अपने घर के अंदर नहीं चली गई, और उसके बाद उसने ऑटो वाले से चलने को कहा। सांस घर आई तो देखा उदयपुर में रहने वाले उसके रिश्तेदार आए हुए थे। सांस की दूर की बहन ने आकर कहा, कहाँ गई थी तुम? तुम्हारे पड़ोसी ने बताया कि तुम काफी परेशान थी और परेशानी में कहीं चली गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब बताओ क्या हुआ है? सांस अपनी बहन और उसके पति के साथ घर के अंदर चली आई। उसने उन दोनों को सारी बातें बता दी और फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और इतनी रात में अकेले ही पुलिस स्टेशन चली गई? इनसे कहा होता ये साथ चले जाते। सांस की बहन ने उसे चुप कराते हुए कहा, मैं बहुत डर गई थी दीदी, पता नहीं वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। कहते हुए सांस फिर से रोने लगी। चिंता मत करो, सुबह तक अगर रवि घर नहीं आता है तो हम लोग पुलिस स्टेशन फिर से चलेंगे, सांस के जीजाजी ने कहा। वो ऐसा कभी नहीं करते, हमेशा वक्त से घर आते हैं, शहर से बाहर भी जाते हैं तो 1-2 दिन में लौट आते हैं, लेकिन इस बार नहीं आए, ना ही उनका फोन लग रहा है, सांस ने कहा। तुमने रवि के ऑफिस में पता किया?
हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। सांझ के जीजाजी ने कहा, नहीं, मैंने वह नहीं पूछा, मैं घबरा गई थी इसलिए कुछ समझ नहीं आया। सांझ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कल अपनी दीदी के साथ रवि के ऑफिस जाना और मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। आज रात हम लोग यहीं रुक जाते हैं। सांझ के जीजाजी ने कहा तो उसने हामी भर दी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था इसलिए उसे चक्कर भी आने लगे थे। मुश्किल से उसकी बहन ने उसे थोड़ा खाना खिलाया। तीनों हॉल में बैठकर रवि के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन वह नहीं आया। सुबह सांझ उठी, रोने की वजह से उसका चेहरा मुरझा सा गया था और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। दरवाजे की बेल बजी तो सांझ इस उम्मीद में जल्दी से दरवाजा खोलने आई कि रवि होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसका चेहरा उदासी से घिर गया। सामने दूध वाला खड़ा था। सांझ ने दूध लिया और पतीला लाकर किचन में रख दिया। मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ, तुम अपनी दीदी के साथ रवि के ऑफिस चली जाना और हाँ, रवि का फोन ट्राई करते रहना, कहकर सांझ के जीजाजी वहां से चले गए। सांझ और उसकी बहन भी थोड़ी देर बाद ही घर से निकल गए। ऑफिस आकर सांझ ने रवि के डिपार्टमेंट के बारे में पूछा तो उसे 4th फ्लोर पर जाने को कहा। सांझ ने अपनी बहन से आकर कहा, दी आप यहीं रुकिए, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। मैं साथ चलूं क्या? बहन ने पूछा। नहीं दी, आप परेशान होंगी, आप यहीं मेरा इंतजार कीजिए। ऑफिस में अगर किसी को भनक लगी तो रवि जी की इमेज खराब हो जाएगी, मैं आती हूँ, कहकर सांझ लिफ्ट की तरफ चली आई। लिफ्ट में अंदर आते ही सांझ की नजर कोने में खड़े दीपक पर पड़ी। दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा और फिर नजरें घुमा ली। ये यहाँ क्या करने आया है? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? सांझ ने मन ही मन कहा। लगता है इनके पति भी इसी कंपनी में काम करते हैं। क्या वो इंस्पेक्टर वाली बात सच हो सकती है? छी छी, मेरी चांदनी ऐसा कभी नहीं करेगी, दीपक भी मन ही मन खुद से कहने लगा। लिफ्ट 4th फ्लोर पर आकर रुकी। सांझ आगे थी इसलिए दीपक से पहले बाहर निकल गई। दीपक को भी उसी तरफ जाना था इसलिए वह सांझ के पीछे पीछे चल पड़ा। दीपक को अपने पीछे आते देखकर सांझ थोड़ा चिढ़ गई और पलटकर कहा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मैं आपके पीछे नहीं आ रहा। दरअसल मेरी वाइफ भी इसी कंपनी में काम करती है और मैं उसी के बारे में कुछ जानकारी लेने आया हूँ। आप चाहे तो आप पहले जा सकती है, दीपक ने सहजता से कहा। सांझ ने कुछ नहीं कहा और वहां से रवि के डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। दीपक भी चांदनी के डिपार्टमेंट की ओर चला आया। उसे और सांझ दोनों को वेटिंग रूम में थोड़ी देर इंतजार करने को कहा गया। सांझ को पहले से वेटिंग रूम में देखकर दीपक एक बार फिर झिझका। एक बार फिर दोनों साथ साथ थे। दीपक चुपचाप आकर बैठ गया। सांझ भी उसके बगल में कुछ दूरी पर बैठी थी। कुछ देर बाद मैनेजर आया और दोनों ने उससे रवि और चांदनी के बारे में पूछा। मैनेजर ने जैसे ही मीटिंग का नाम सुना उसने कहा, 1 मिनट, कंपनी की तरफ से तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी। आफ्टर ऑल कंपनी की सारी मीटिंग्स तो 1 महीने से रोक दी गई है। आपके पति मिस्टर रवि और आपकी पत्नी चांदनी को कंपनी ने किसी मीटिंग के लिए बाहर नहीं भेजा है। मैनेजर की बात सुनकर सांझ और दीपक दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में एक जैसी बेचैनी थी और मन में एक जैसा ख्याल भी। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैनेजर ने सवाल किया। नहीं, थैंक यू सर, कहते हुए सांझ की आंखों में आंसू भर आए। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और वहां से बाहर चली गई। आप उनके दोस्तों या घर वालों से पता करें, शायद वो उनके साथ हो, कहते हुए मैनेजर वहां से चला गया। दीपक को जब पता चला कि चांदनी किसी मीटिंग में नहीं गई है और उससे झूठ बोला है तो उसका दिल टूट गया। चांदनी ने ऐसा क्यों किया ये सच जानने के लिए दीपक का उसे ढूंढना अब और जरूरी हो गया। वह वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर की कही बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। ऑफिस से बाहर आकर वह रुका और खुद से कहा, अगर सच में वो दोनों साथ है तो ये बहुत बुरा होगा। उम्मीद करता हूं ऐसा कुछ भी ना हो। रवि और चांदनी के गायब होने की बात ऑफिस में आग की तरह फैल गई। ऑफिस में सबको उन दोनों पर शक भी था और उनका अचानक एक साथ गायब हो जाना उनके शक को सही साबित भी कर रहा था। रिक्शा में बैठी सांझ रो रही थी। उसकी बहन ने उससे पूछा लेकिन वह कुछ बताना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि लोग दीपक को गलत समझे और उस पर उंगली उठाए। दोनों घर चली आई। तब तक जीजाजी भी आ चुकी थी।
उन्होंने सांझ से पूछा तो सांझ ने झूठ बोल दिया कि ऑफिस वालों को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता। सांझ ने अपनी बहन और जियाजी को घर जाने को कह दिया। दोपहर बाद उसकी बहन और जीजाजी घर चले गए। सांझ अपने कमरे में आई और बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। रवि ने उससे झूठ क्यों बोला, वह बस यही जानना चाहती थी। और झूठ बोला भी तो अब तक वापस क्यों नहीं आया? आखिर क्या वजह थी उसके चले जाने की? सांझ इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए आंसू बहाती रही। उसे अभी भी अपने रवि की परवाह थी। दीपक घर चला आया। 2 दिन से वह ऑफिस भी नहीं गया था, इसलिए उसके ऑफिस से फोन आया कि अगर वह 2 दिन में ऑफिस नहीं आया तो उसकी नौकरी जा चुकी होगी। दीपक चांदनी को लेकर पहले से परेशान था, उस पर यह नई मुसीबत, लेकिन इस वक्त उसके लिए चांदनी को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। दिन भर वह परेशान सा यहां वहां घूमता रहा। चांदनी का नंबर कितनी ही बार डायल किया लेकिन बंद था। पुलिस स्टेशन भी जाकर आया लेकिन वहां से भी कोई खबर नहीं मिली। शाम को थका हारा दीपक मुंह लटकाए घर चला आया, लेकिन दीपक की किस्मत शायद इतनी भी अच्छी नहीं थी। जैसे ही वह घर आया उसने देखा उसके और चांदनी के घर वाले आए हुए हैं। दीपक को लगा उन्हें शायद चांदनी के लापता होने की बात पता चल गई है और इसलिए वो सब आए हैं। परेशानी के भाव अपने चेहरे पर लिए दीपक उनके पास आया और कहा, आप सब यहां ऐसे एक साथ? देखा मां, मैंने कहा था ना भैया भूल जाएंगे। दीपक की छोटी बहन ने कहा, अरे पगले, कल तेरी और चांदनी की शादी की दूसरी सालगिरह है, इसलिए हम सब ने सोचा क्यों ना सब मिलकर तुम्हें सरप्राइज दें। दीपक की मां ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, इसलिए इन्होंने हमें भी बुला लिया। चांदनी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? चांदनी के पापा ने कहा, वो चांदनी अपनी दोस्तों के साथ बाहर गई है कल के लिए खरीदारी करने, आप सब अंदर चलिए ना। दीपक ने सबसे झूठ कहा और सबको अंदर ले आया। चांदनी के माँ पापा और दीपक के घर वाले अंदर आकर बातें करने लगे। दीपक अपने कमरे में आया और एक बार फिर उम्मीद के साथ चांदनी का फोन लगाया कि शायद उसका फोन लग जाए और वह उसे वापस घर आने को कहे, लेकिन चांदनी का फोन इस बार भी बंद ही था और दीपक ने उदास स्वर में खुद से कहा, घर वापस आ जाओ चांदनी, कल के लिए मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा। तो दोस्तों ये था सोलमेट्स आर नॉट जस्ट लवर्स भाग 3। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें कहानियां, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।